वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेरा लेक्चर है ये क्वांटम नंबर्स के बारे में है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्वांटम नंबर्स हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, वाई क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत जो है वो पेश आई। तो सबसे पहले इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल आया था वो सबसे पुराना मॉडल था, और उसके जो अकॉर्डिंग टू ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक वाटरमेलन के सीड्स की तरह होते हैं। यानी जैसे हमारे पास एक वाटरमेलन होता है और उसके जो सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, जैसे उसमें होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाद में जो है इसके ऊपर जब रदरफोर्ड ने काम किया तो उसने इसके अंदर नई जो है वो प्रेडिक्शन डाली कि ये जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल होता है इसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर मोस्ट एरियाज़ में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो है वो रेगुलरली मूव करते हैं और कॉन्टीन्यूसली जो है वो एनर्जी की जो है ना वो एमिशन करते हैं। तो इसके ऊपर ये 1911 में रदरफोर्ड ने जो है ये अपना मॉडल पेश किया। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और ये ऑर्बिट्स होते हैं जो स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ से एनर्जी जो है वो एमिशन होती रहती है। तो उस तरीके से फिर जो है वो जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी की लॉस करते करते हैं, और आखिरकार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के अंदर फॉल करे जाएगा। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गिर जाएगा। तो ये जो एनर्जी जो होती है ये कॉन्टीन्यूसली जो है इसकी जो है मिशन होती है। तो इसके बाद में फिर जो है वो बोहर्स का मॉडल आया। तो बोहर ने इसके जो रदरफोर्ड है इसके मॉडल के अंदर मॉडिफिकेशन की, और उसने ये मॉडिफिकेशन की कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर गया तो ना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना न्यूक्लियस रहेगा, तो एटम का तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। तो सारी बात है, स्टेबल चीज़ जो होती है वो हो सकती है, जो अनस्टेबल चीज़ है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। उसके बाद जो है नील बोर ने इसके अंदर नई प्रेडिक्शन की कि जो इलेक्ट्रॉन जो है जब तक इस ऑर्बिट में ये शेल में मूव करेगा तो कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ना एनर्जी गेन करेगा। ठीक, तो इस तरीके से उसे ऑर्बिट में मूव करेगा। हाँ, जब ये जो है हायर स्टेट में, यानी ये जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो अपने से ऊपर वाली जो स्टेट है उसमें चला जाएगा, जिसको हम हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं। और उस तरीके से वो जो है वो डिस्टेबलाइजेशन है, जब वो स्टेबलाइजेशन की तरफ वापस आएगा ग्राउंड की स्टेट की तरफ, तो वो इसी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा और ये जो उसी ऑर्बिट्स में रहेगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं गिरेगा। इसने बोहर ने इसके अंदर और बहुत अच्छा एक काम किया था जो बहुत अप्रिशिएट है, कि उसने इसकी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको जो है कैलकुलेट करने की कोशिश की, और उसने निकाली भी। उसने जब अपने बोहर का रेडियस उसने कैलकुलेट किया तो वो रेडियस कितना आया था, ये देखें, Rn 0.529 इंटू एन स्क्वेयर। ये शेल है उसका शेल नंबर जो है उसका स्क्वायर है, और ये Z जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है, और एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको 0.0539 नैनोमीटर कहते हैं। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट कर ली, उसके बाद फिर उसने उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट की, और वेलोसिटी क्या थी, ये 2.818 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। उस तरीके से फिर उसने एनर्जी भी कैलकुलेट की, तो वो क्या थी, -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसने इसका जो लीनियर मोमेंट है वो भी कैलकुलेट किया, 1.99 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन थी कि उसने जो इस इलेक्ट्रॉन की जो बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, तो उसने इसकी एग्जैक्ट जो है वो वैल्यूज़ हैं उसको भी निकालने की स्ट्रगल की, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। ठीक है, इस मॉडल को बड़ी जो है वो प्रिसीराई मिली, इट वाज रिपीटेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके बाद कुछ जो है वो लेविस डी ब्रुगली जो है 1927 में उसने एक हाइपोथेसिस दिया। तो उसने कहा कि जितनी भी हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं तो वो सारे जो हैं उनको एक वेव की फॉर्म में मूव करते हैं, मतलब उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो अब यहाँ से जो है एक नया जो है वो गड़बड़ शुरू होगी। कैसे, पहले तो बोहर ने इसके इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन और उसकी वेलोसिटी के बारे में कैलकुलेशंस की हुई थी। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो अब वो जो है वो ज़ाहिर बात है वो वेव की फॉर्म में भी पार्टिकल है, तो वेव की फॉर्म में उसकी पोजीशन और उसकी एनर्जी और उसकी वेलोसिटी को निकालना जो है ये भी जो है ये काफ़ी मुश्किल काम था। तो यहाँ से फिर जो है उस लोगों ने उसकी उस हाइपोथेसिस का तो मतलब ये होता है कि जो अनप्रूफ थिंग होती है, तो उसको एक्सेप्ट ना किया, बल्कि उसके ऊपर काफ़ी सारा उसको अपोजिशन का भी फेस करना पड़ा साइंटिस्ट की तरफ से। लेकिन चूँकि एक हाइपोथेसिस जो ऐसे ही होता है कि जब जो है आप काम करते हैं तो जो है वो शुरू में तो उसकी अपोजिशन होती है, लेकिन आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ वो जो है आपका काम जो है वो जब प्रोमिनेंट होता है तो फिर अप्रिसिएशन भी मिलती है। तो बाद में जो है वो जब उसको जो है वो लेविस डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ नेचर थी, जो ये है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m, यानी जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल है
इसके मास m है और v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके साथ वेव होगी। और इसकी एक जो है वो वैसे फिजिकली भी एक जो है वो इसका कंसेप्ट बनता है। अगर आप एक छोटा सा पेपर ले लें, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लें पेपर्स का, उसको जो फेंके तो जब वो मूव करेगा तो वेव की फॉर्म नीचे मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि जितना पार्टिकल का साइज़ कम होगा उसकी जो वेव नेचर है वो मोर प्रोमिनेंट होती जाएगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल बड़ा होता जाएगा तो उसकी ये जो वेव नेचर है ये दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती जाती है। तो इसको मज़ीद जो है जब वो एक्सपेरिमेंट जर्मर और डेविसन ने किए तो उन्होंने इस जो ये जर्मर और डेविसन ने इस नेचर को वेरीफाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को, कि वाकई जो उन्होंने इसको प्रूव कर दिया। जब ये बात हुई तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन या वेलोसिटी है उसके ऊपर जो है वो अनसर्टेनिटी जो है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसने अनसर्टेनिटी शो की कि ये कैसे हो सकता है। जब एक पार्टिकल देखें हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जब हम उसको लाइट फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, उस लाइट के फोटोन को ऑब्जर्व करेगा और आगे मूव कर जाएगा। फिर वहाँ पर लाइट फेंकेंगे वो फोटोन ऑब्जर्व करेगा, मूव करता जाएगा। तो उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, वो एक जगह पर तो जो है वो मतलब जो है वो विजिबल ही नहीं है, और उसकी फिर वेलोसिटी जो है वो भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो मोमेंटम भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसका मतलब ये कि अनसर्टेनिटी है पोजीशन में भी और मोमेंटम में भी और वेलोसिटी में भी। तो अब वो जो अनसर्टेनिटी उसने ये कर दिया कि ये तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट कर सके मोमेंटम। तो लिहाजा नील बोर जो है इसका कंसेप्ट जो है यहाँ पर वो मतलब उसमें जो कन्फ्यूजन आई। तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया। जैसे कम्पटन जो था उसने इसकी एक्सरेज यूज़ करके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव नेचर को जो है प्रूव करने की कोशिश की, और एक थ्योरी भी दी उसने अपनी कम्पटन इफेक्ट। लेकिन इसके ऊपर जो ज़्यादा काम है इसके ऊपर जो है वो इसने हाइजेनबर्ग ने और डायरेक्ट ने और श्रोडिंगर ने इसके ऊपर वर्क किया कि इस अनसर्टेनिटी का सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड आउट किया जाए कि अब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तो नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करें, कैसे इसको वेव नेचर में इसकी पोजीशन को फाइंड आउट किया है। तो फिर इसके ऊपर श्रोडिंगर जो था उसको जो है वो अल्लाह ने कामयाबी दी और उसने एक इक्वेशन बनाई जिसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसके कुछ सोल्यूशन निकले। तो उन सोल्यूशन में जो है उसने एक कंसेप्ट ड्राइव किया कि हाँ इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जो है उसको तो फाइंड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है कि जिस जगह पर वो है, किस जगह पर है तो वो इस एटम के अंदर ही है। तो उसने कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर मौजूद है। यानी उसने गैस पेश किया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किसी भी जगह पर 95% कैसे उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी उसने एग्जैक्ट के बजाय उसने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दिया कि गैस दिया कि यहाँ हो सकता है, यानी एटम के अंदर। और उन जगहों को उसने ऑर्बिटल्स का नाम दिया। इस ऑर्बिटल्स जो हैं वो जगह हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ 95% मैक्सिमम होती है वहाँ पर। तो अब ये जो है यहाँ से फिर जो है ये जो उसने 3 सोल्यूशन दिए तो इससे फिर 3 क्वांटम नंबर्स बने जिसको जो है हम पढ़ेंगे। और उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, और उसमें जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और एक चौथा क्वांटम नंबर बाद में ऐड किया गया जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो 3 क्वांटम नंबर जो थे ये जो है ये सोल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन के, और एक जो है वो क्वांटम नंबर उसको फर्दर जो बाद में जो है डिटेक्ट किया गया। तो अब जो है अब हम देखते हैं आते हैं इसको जो चारों हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं इनको हम जो है बारी बारी स्टडी करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वांटम नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि क्वांटम नंबर्स द नंबर्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, एनर्जी, शेप एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर्स आर द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी 3 जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं वो श्रोडिंगर वेव जो इक्वेशन थी उसके सोल्यूशन थे, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो है वो उसमें जो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और दूसरा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और जो थर्ड हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर क्या करेंगे, हमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी शेप, एनर्जी और साइज़ और जो है इसकी स्पिन के बारे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर इन चारों चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा तो काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और इसकी जो अनसर्टेनिटी है उसका जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व होगा। अब देखते हैं पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होता है। इट टेल द साइज़ एंड द एनर्जी ऑफ द शेल और एनर्जी लेवल। अब शेल जो है वो आपको पता है हम किसको कहते हैं, तो जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, जैसे हमारे पास ये है न्यूक्लियस है, इसके अराउंडवर्ड जो है जिन पाथ्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हम शेल्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, शेल्स, ठीक है ना। तो इस जो ये हमारे पास शेल्स जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये जो है वो वैल्यू जो पे पाथ्स हैं या वो इससे हमारे पास प्लेसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं,
इवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो अब इस साइज शेल के साइज़ का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस शेल में है तो इस शेल के साइज़ का अगर हम पता चलेगा तो हमें इस इलेक्ट्रॉन का इस शेल से जो डिस्टेंस है उसके बारे में पता चल सकेगा। तो इसके लिए शेल्स की मदद से जो है हम इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और करेंगे भी। तो इस शेल में जितनी शेल की एनर्जी होगी उतने ही वो इसमें वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो उनकी एनर्जी शेल के बराबर होगी। तो लिहाजा इस शेल की एनर्जी जो है उसकी मदद से हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता चल जाएगा जी। शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं, और इसको बोहर ने बताया था और इसको हम एन से शो करते हैं, और इसकी मदद से हम किसी भी शेल्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कितने 2n के फार्मूला होता है, ठीक है। और जो हमारे पास अब देखें इसमें, अब ये देखें, अब ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है। इसके ऊपर ज़रा जो है वो बात करूँगा मैं, थोड़ी सी डिटेल के साथ भी करता हूँ बात। ज़रा देखें, अब एन की वैल्यू से हमें शेल के पता चलेगा। तो अभी इसको हम ज़रा पढ़ लें, फिर इसके बारे में बात करते हैं। और ऑर्डर ऑफ द साइज़ ऑफ द शेल्स क्या होता है कि जो हमारे पास सबसे पहला जो शेल होता है वो के शेल होता है, उसका वो सबसे छोटा होता है, और उससे बड़ा शेल जो होता है वो एल शेल, दूसरा शेल होता है, फिर तीसरा शेल होता है, और वो चौथा, उसके बाद एन शेल जो होता है वो बड़ा शेल इन सबसे होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी शेल्स की वो भी क्या है, पहले एनर्जी शेल्स की एनर्जी कम होती है, उससे ज़्यादा दूसरे शेल की होती है, उससे ज़्यादा फिर तीसरे शेल की होती है, और इस तरीके से फर्दर हो। यानी जैसे जैसे जो है वो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी जो शेल्स की है वो भी बढ़ती जाएगी, और जो उनका साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। अब ये वो एनर्जी जो है वो अभी देखते हैं हम इसको बना के। और एक और चीज़ है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन। तो यहाँ पर ये एम.वी.आर एंगुलर मोमेंटम ये किसके इक्वल है, NH/2π। तो देखिए n की मदद से जो यहाँ पर n आ रहा है, तो n की टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम को हम कैलकुलेट करेंगे। और n क्या होता है, यहाँ पर नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, यानी ज़ीरो नहीं होगी, और पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 n। तो अब देखें यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर जो देखें ये जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है इसी को पहले देखते हैं। तो अगर इसमें मैं n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा तो ये मेरे पास जो है, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से लेता जा रहा हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आती जाएंगी, 1h/2π और 2h/2π और 3h/2π, और इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ये होगा वहाँ पर जो है ये जो हमारे पास शेल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन ये होंगे 1h/2π, जहाँ पर ये वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की वहाँ पर शेल होगा, 2h/2π के जहाँ वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की वहाँ शेल होगा, और 3h/2π जो होगी वहाँ पर ये शेल होगा, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास, अब देखें शेल्स की को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, तो कैसे करते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास जो है शेल की वैल्यू 1 है, यानी पहला शेल है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, के शेल, ठीक। अब हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 है तो उसको हम कहते हैं एल शेल, और n की वैल्यू 3 है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम शेल, और n की वैल्यू 4 है तो उसको हम एन शेल कहते हैं। तो इस तरीके से जो है शेल्स आगे बढ़ते रहते हैं, और इनके अंदर जो है नाम भी हमने जो फर्स्ट शेल का के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल रख लिया, ठीक है जी। तो अब देखें ज़रा कि जब मैं इसको प्लॉट कर, अगर आपने ये नोट कर लिया है इसको ज़रा, तो फिर मैं अब थोड़ी सी जो है सिंप्लीफिकेशन या इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको करके दिखाता हूँ ज़रा जी। तो अब हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि इसको प्लॉट करते हैं ज़रा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़रा बना के समझते हैं न्यूक्लियस की और एटम की, तो किस तरीके से जो शेल है फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, किसी भी एटम का, और इसके जो है ऑनवर्ड है ये हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट शेल है। उसके बाद हम इसका क्या बनाते हैं, सेकंड शेल बनाते हैं, फिर हमारे पास इसका क्या है, इस तरीके से ये थर्ड शेल है। अब ये पहला शेल है, यहाँ एन की वैल्यू 1 है तो ये पहला शेल है, और इसको हम के का नाम दे रहे हैं। ये जो हमारे पास एन की वैल्यू जब 2 लेंगे तो ये दूसरा शेल है, और इस शेल का नाम जो होता है वो एल होता है। एन की वैल्यू जब हम 3 लेते हैं तो ये तीसरा शेल है, और इस शेल का नाम जो होता है वो एम होता है, ठीक है ना। अब किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो ने मैं क्या बताया था कि नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अभी मैंने लिखा भी, उसका फार्मूला क्या होता है 2n²। तो अगर आप ये आप पढ़ चुके हैं, अब जो भी आप शेल का नंबर यहाँ पर देंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। जैसे हमारे पास अगर ये फर्स्ट शेल है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 2 × 1, तो ये 2 से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो ले लेता हूँ 2, यानी दूसरे शेल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें होंगे वो हमारे पास क्या होंगे 2 × 2, n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो ये 2 × 4 आ गया,
तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये आपने पहले चीज़ें पढ़ी हुई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से इसमें जो हमारे पास है, ठीक है, थर्ड शेल है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसके मतलब क्या है कि n की वैल्यूज़ हमें पूरे एटम की कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है। ये शेल्स के बारे में बता रहा है, अगर n 1 है तो फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू 2 है दूसरा, तो यानी n की वैल्यू से हमें शेल्स के पता चल रहा है, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी हमें इससे पता चल रहा है, ठीक है। और ये दूसरी देखें जो इसमें, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ, कि अब ये देखें, ये यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम h/2π है, तो यहाँ पर शेल है, यानी यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना इस शेल में, वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम h/2π, और इसमें जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम असल में क्या होता है, ये एक रोटेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे वो रोटेट कर रहे हैं, तो किन जगहों पर रोटेट कर रहे हैं, जहाँ पर ये वैल्यूज़ है, ये वाली जगह h/2π, 2h/2π, और इसके बाद जो है वो 3h/2π। तो ये जो है, ये इसके एंगुलर मोमेंटम शेल वहीं पर होगा जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ये होगा। तो ये जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें क्या बता रहा था, एक तो हमें साइज़ पता चल रहा है कि ये एटम कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा शेल आ रहे हैं, यानी जैसे n इंक्रीज़ होता है, n की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और n की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो नंबर ऑफ़ शेल भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। एक तो एटम का साइज़ पता चल गया। अब हमें इसकी एनर्जी का भी पता है कि एनर्जी हमें किसी जो है वो कैसे पता चलेगी कि इस शेल में कितनी एनर्जी और इस शेल में कितनी एनर्जी। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब हमने बोर का मॉडल पढ़ा था तो उसमें हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज़ क्या आई थी, -13.6, ठीक है, इनटू ये हमारे पास जो था ये z² था, हाँ जी, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी जब हमने कैलकुलेट की थी, तो ये z² था ओवर n² था और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप किसी भी शेल में एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वैल्यू पुट कर दें, -13.6 इंटू z², और ये क्या है हमारे पास फर्स्ट l², तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब चूँकि ये बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल प्रेजेंट किया था, तो z की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, तो ये 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और ये वैसे 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले शेल में जो एनर्जी होगी यहाँ पर फर्स्ट शेल के अंदर, वो क्या होगी हमारे पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप दूसरे शेल में एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी भी, इससे एनर्जी भी किसी इलेक्ट्रॉन या शेल की डिटरमिन हो सकती है, और इससे जो है उसका जो साइज़ है, अब देखें ये जो पहला शेल है, ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद का भी पता चल गया। उसके बाद दूसरे शेल में, तो ये जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है इसका साइज़ भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम इस पूरे एटम के साइज़ का भी पता चल रहा है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ज़ाहिर बात है जितनी एनर्जी शेल की उतनी एनर्जी जो है उन्हीं इलेक्ट्रॉन की होगी जो इसमें मौजूद है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर कितने हैं, अगले में कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह हमारे पास जो इनकी इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है वो भी इसी शेल की मदद से हमें जो है वो पता चल रहा है। अब हम इसके बाद देखते हैं दूसरा जो हमारे पास है वो है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है दूसरा क्वांटम नंबर है जिसको हम क्या कहते हैं, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स। इसको एल से डिनोट करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बड़े जो है अटेंटिवली इसको लर्न करना है। इसको हम फार्मूले की मदद से मैथमेटिक्स के लिए इसको यूज़ करेंगे, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, और अगर आप मैथमेटिक्स को याद रखेंगे तो बड़ा आसानी से ये जो है याद हो जाएगा। अब देखें जी, हमारे पास ये जो क्या किस लिए यूज़ होता है, इट डिस्क्राइब सब शेल और सब ऑर्बिट्स और सब एनर्जी लेवल, यानी जो एक शेल जो होता है उसके अंदर सब शेल कितने होते हैं, ये सब शेल को डिनोट करेगा। इट इज़ नोटेड बाय एल एंड गिवन बाय समरफील्ड। समरफील्ड ने इसको जो है वो दिया था, इसके बारे में उसने जो है कॉन्सेप्ट दिया था। और नंबर ऑफ सब शेल इज़ फाउंड बाय फार्मूला। अब किसी भी जो शेल के अंदर जो सब शेल हैं वो कितने होंगे, उससे ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसको ज़रा एक दफ़ा रीड कर लें, फिर इसको करते हैं कैलकुलेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इट गिव्स द शेप्स टू द सब शेल। ये सब शेल को शेप जो है ना उसको फ्राहम करता है। इन जो सब शेल हैं उनको शेप देगा। तो इसका अगला क्या नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब शेल इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2 × 2l+1। अच्छा, अब जो हम सब शेल फाइंड आउट करेंगे इस क्वांटम नंबर की मदद से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसका ये फार्मूला होगा 2l+1। तो अब ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है, पहले हमने उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की टर्म में कैलकुलेट किया था। इस क्वांटम नंबर की टर्म में भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। वो ये वैल्यू है l × l+1, और ये l हमारे पास के एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, और ये h/2π। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर जो हमारे पास एक शेल है। आपको पता है कि शेल जो है वो पाथ होता है,
ठीक है ना, कोई लाइन नहीं है, मतलब उसको एक पाथ है बल्कि, लेकिन रिप्रेजेंट चूँकि हम उसको लाइन से शो करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, वो एक पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अब जो हमारे पास पहला जो शेल है वो यही पाथ है। तो इसमें जो है वो कितने सब शेल हैं ये भी हम फाइंड आउट करेंगे, और ये जो हमारे पास दूसरा शेल है ये वाला, ठीक है ना, इसके अंदर कितने सब शेल हैं, ठीक है, ये भी हम फाइंड आउट करते हैं। देखें जी, हमारे पास ये फर्स्ट शेल की हम बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास n = क्या है, 1 है। तो इफ़ n = 1, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल। तो इसके अंदर कितने हैं हमारे पास सब शेल होंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या है सब शेल फाइंड आउट करने का, ये है L = 0 to n-1। अब आपको पता है कि L जो है वो हमेशा सब शेल, जब भी L आएगा तो आपने देखना ये सब शेल है, जिसके सामने L लिखा होगा वो सब शेल होगा, जिसके साथ N लिखा होगा वो शेल होगा। तो इसमें आप पुट करें, इसमें जो है तो इसमें देखेंगे 0 से लेके n⁻⁻1 तक वैल्यूज़ हैं इसकी। तो इसमें आप n की वैल्यू से पुट करते हैं, तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं 0 to 1-1। तो ये हमारे पास आ गया 0 to हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। तो लिहाजा अगर हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं तो 0 का मतलब कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक लॉजिक भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 0 शेल है तो उसके अंदर 0 ही सब शेल है, यानी वो जो शेल का नंबर है वो 0 था, तो सब शेल का नंबर भी क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब जैसे हम वो बात करते हैं मैथ में कि हर जो सेट होता है वो अपना ही एक सबसेट होता है, इस तरीके से ये शेल जो है ये खुद एक सब शेल है। मतलब ये जो शेल है इसके अंदर ये एक ही सब शेल है, और हमारे पास क्या वैल्यू है, ये 0। आपने इनकी वैल्यू को चेक करना है, ये वैल्यूज़ कितनी है। यहाँ पर अगर एक वैल्यू है तो एक सब शेल है, 2 वैल्यूज़ है तो 2 सब शेल है। अब यहाँ पर 0 है तो एक वैल्यू है इसकी 0, तो लिहाजा इसके अंदर एक सब शेल होगा, और ये जो फर्स्ट शेल है, और उस शेल को मैं किससे शो कर रहा हूँ, S के साथ शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब शेल है, यानी ये जो सब एनर्जी लेवल है इसके अंदर एक है, और जो एक एनर्जी लेवल जो है उसका नाम हमने क्या दिया है, इसको S का नाम दिया है हमने, यानी जो फर्स्ट सब शेल होगा 0, ठीक है। अब ये कहाँ से वैल्यूज़ हमारे पास है, 0 to n-1। तो अगर कोई और वैल्यू आती तो 0 से हमने उसको स्टार्ट करना था, तो 0 हर जो हमारे पास शेल है उसका सब शेल होगा। ये बात कंसेप्ट है कि जो हमारे पास 0 है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, उसको S से, उसको हमने शेप क्या दी है, S की शेप दी है, तो वो जो है वो हर शेल का सब शेल होगा, ठीक है। अब हम इस तरीके से दूसरे शेल को चेक करते हैं। तो दूसरा शेल जो है वो n = 2 है, इसमें कितने सब शेल होंगे, देखते हैं जी फार्मूला लगा के। तो ये हमारे पास 0 to जो है 2-1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, 0 to 1। तो इसका मतलब कि L की हमारे पास वैल्यूज़ कहते हैं आगे 0 और 1, तो 2 इसकी वैल्यू आ गई, और L मतलब सब शेल, यानी दूसरा जो हमारे पास ये n = 2 का मतलब क्या है कि दूसरा शेल है, और इसके अंदर कितने सब शेल हैं, 0 और 1, 2 सब शेल है। 0 को हमने क्या नाम दिया था, S का, और जो 1 आ रहा है ये हमारे पास एक नया सब शेल आ रहा है, इसको हम नाम देंगे P का। तो ये देखिए मैंने आपके सामने ये जो दूसरा जो शेल है इसके अंदर 2 सब शेल शो किए, एक S है और दूसरा क्या है हमारे पास P है, ठीक है। S का मतलब क्या है कि 0, और P का मतलब क्या है कि 1 सब शेल, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास तीसरा रहेगा तो उसमें भी देखते हैं उसमें कितने आते हैं हमारे पास। देखें इफ़ n = हमारे पास 3 है, तो इसमें हमारे पास 0 पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज जो है हमारे पास n-1 के फार्मूले में पुट कर रहे हैं, 3-1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब वैसे हमारे पास ये फार्मूला क्या था कि 0 से 2 तक, यानी यहाँ से 0 to n-1 था, तो हमारे पास 0 और 2 दो वैल्यूज आ गई, लेकिन ये फार्मूला 0 to 2, तो 0 और 2 कितने नंबर आएंगे, 0, 1 और 2, तो हमारे पास कितने आ गए सब शेल, 3। अच्छा पहले देखें, पहला शेल 1 था तो उसमें कितने सब शेल आए, 1, दूसरा शेल में 2, दूसरे शेल का कितने सब शेल आए, 2, और तीसरे में तीसरा शेल है तो इसके अंदर 3 सब शेल है, यानी जितना किसी शेल का नंबर है उतना इसमें सब शेल है। पहला शेल है तो उसमें 1 सब शेल है, दूसरा शेल है तो उसमें 2 सब शेल है, और तीसरा है तो उसमें 3 सब शेल है, चौथा होगा तो उसमें 4 सब शेल है। लेकिन अब हम देखें इसको नाम हम पहले दे चुके हैं कि ये जो हमारे पास 0 होता है इसका मैंने क्या नाम दिया, S है, S सब शेल है, और ये जो मेरे पास दूसरा 1 है इसको P सब शेल कहते हैं, और जो तीसरा है इसको हम D सब शेल कहते हैं। ये नाम है, ये इनको शेप देने की हम कोशिश कर रहे हैं, नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो तीसरा जो सब शेल यहाँ पर अगर आप बनाएं तो उसके अंदर S, P और D 3 हो जाएंगे। तो अब जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक सब शेल के अंदर, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, ये तो अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसको ना रेज़ करता हूँ, फिर बाकी कैलकुलेशन जो ना इधर करते हैं हम। देखें जी
यानी हर शेल जो है उसके अंदर कितने सब शेल होते हैं, जितना उस शेल का नंबर है। अगर पहला शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, अगर दूसरा शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, और अगर तीसरा शेल है तो उसमें 3 सब शेल होंगे। अब इसको हम मज़ीद कैलकुलेशन इसकी करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब मैं ना आपके सामने टेबल बनाता हूँ, उससे हमें जो है वो सब शेल का पता चल जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता चल जाएगा। तो चलें, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अब इसके बाद ये शेल है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सब शेल और उसको हम L से शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी होगी हर शेल्स के अंदर, उसका फार्मूला ये 2 × 12+1। अब फर्स्ट शेल है तो उसमें मैंने कैलकुलेट किया, आपके सामने L की वैल्यू क्या थी 0, ठीक है ना। तो उसमें कितने सब शेल थे, हमारे पास एक ही था और इसको हम क्या कहते हैं S सब शेल। दूसरा हमारे पास क्वांटम नंबर है तो इसमें L की वैल्यू क्या थी 0, वो देख लें, और 1। अब 0 जो है ये जिस भी शेल में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास S शेल है, और जो 1 होगा इसको जब भी हम शो करेंगे तो ये हमारे पास P, इसको कहेंगे कि ये P सब शेल है ये, ठीक है ना। P सब ऑर्बिटल है, S ऑर्बिट है, ये P सब शेल है। इस तरीके से जब हमने तीसरा शेल लिया था तो उसके अंदर भी कितने शेल आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, ठीक है, 0, 1 और 2, तो ये 2। अब जो 0 है इसको तो हमेशा हमने शो करना है S के साथ, और जो हमारे पास 1 है सब शेल इसको हम शो करते हैं B के साथ, और जो हमारे पास 2 है इसको और इस सब शेल को हम शो करते हैं D के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं तो इसमें ज़रा कैलकुलेट करें इसको, यानी ये देखें 2 × 2 और L की वैल्यू क्या है 0 और +1, तो इसका क्या आंसर है 2 × 0 + 1, तो आंसर आ गया 2। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये वाला जो हमारे पास S शेल होगा, ठीक है ना, जैसे मैंने ये कहा था कि ये 0 है, तो ये 0 जो हमारे पास है ये S शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। मैक्सिमम इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखेंगे पहला शेल ख़त्म हो गया, अब दूसरे शेल का पहला जो सब शेल है वो भी हमारे पास क्या S है, और इसका हमें पता है कि एक जो हमारे पास सब शेल है इसके अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन S के अंदर होते हैं, वो 2 ही होते हैं। अब हमारे पास दूसरे शेल का जो दूसरा सब शेल है वो P है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब यहाँ पर इसी फार्मूले को देख लें, 2 × 2 और L की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 और +1, तो इसको सॉल्व करें 2 × 2 + 1, तो ये 2 और 3 = आ गया 6। तो इसका मतलब है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है अब तीसरा शेल शुरू हो गया, यानी ये हमारे पास जो है तीसरा शेल है और ये हमारे पास क्या है दूसरा शेल है, ठीक है ना। इसमें जो हमारे पास S है, ठीक है, पहला, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 2 होंगे, और P आ गए, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे, वो 6 होंगे, क्योंकि P जो है उसके अंदर हमने कैलकुलेट किए हैं वो, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, और D के अंदर कितने होंगे वो भी हमें कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, 2 × 2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, L की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 + 1, और इसको सॉल्व करें तो 2 × 4 + 1, तो ये 2 × 5 और = 10 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास S शेल होगा उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो किसी भी शेल का हो, और जो हमारे पास P होगा उसमें 6 वो भी चाहे किसी भी शेल का हो, और जो हमारे पास ये D है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे ये भी किसी भी शेल का है, ठीक है ना। तो अब ये मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं S में, ठीक है। P में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और D में कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो है वो अब 1-2 एग्जांपल भी जो है ना इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस कोई एलिमेंट लें और उसको इससे जो है ना हम लिखें, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूँ मेरे पास है, अच्छा आपने एक फार्मूला ज़हन में रखना है कि ये हमारे पास जब इसको हम ऑर्डर लिखते हैं सब शेल का तो उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं NS, ठीक है, NP, NS और NP और ND, ठीक है, ND, और अगला हमारे पास कोई सब शेल हो सकता है तो वो NF है, ठीक है। इससे आगे नहीं हम जाएंगे, इससे आगे हमारे पास N जो है वो G आ सकता है, और इससे आगे हमारे पास NH आ सकता है, लेकिन ये जो दोनों हैं इस तरह का कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों हैं, तो लिहाजा हमने सिर्फ ये यहाँ तक रहना है F तक, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना वो आप उसको ज़रूरत ही नहीं है हम लिखने की, तो बस यही जो हमारे पास 4 सब शेल जो है ना ये यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो S होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, और D में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और इसमें फिर कितने होंगे, 14 होंगे। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको ज़रा जो है वो देखते हैं एक एग्जांपल करके
इसको हम ड्रा करते हैं ज़रा, जो ना हमारे पास सब शेल है। जैसे मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम मेटल है, इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, ठीक है, वो 11 होता है। इसको देखते हैं ज़रा। अब इस फार्मूले में सबसे पहले जो इसका शेल है वो बनाए कौन सा होगा, वो n=1 के लिए हमारे पास क्या होगा, के शेल होगा, और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके 2 आएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास पहला शेल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे शेल की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कितने होते हैं, हमारे पास 8 होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पहला के शेल है इसमें, इसको हम के शेल कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 8, ठीक है। और जो हमारे पास अगला होता है उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 18, ठीक हो गई। लेकिन अब देखें जो पहला शेल है इसमें हमारे पास सब शेल कितने होंगे, तो इसमें सब शेल हमारे पास एक ही होता है, और इसको हम 0 शेल सब शेल कहते हैं, और इसको हम किससे शो करते हैं, एस के साथ, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा शेल है, दूसरा शेल ये वाला है, इसमें देखिए 2 हमारे पास सब शेल हैं, एस और पी हैं। तो जो पहला शेल है हमारे पास, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पहला शेल है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, इसमें पुट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला शेल है, अब यहाँ पर पहले शेल है तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये हमारा पहला शेल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और हमारे पास कौन सा शेल आ रहा है, दूसरा आ रहा है, और दूसरे में कितने सब शेल होते हैं, 2, एस और पी। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पहले दोबारा जो हमारा दूसरे का जो पहला हमारे पास सब शेल है वो क्या, एस है, ठीक है, ये एस, और इसके साथ शेल का नंबर भी साथ लिखना है 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। इसके बाद दूसरे का जो हमारे पास सब शेल है वो क्या है, पी है, ठीक है, और इसके साथ नंबर भी लिखें इसी जो है हमारे पास शेल का, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6। अब ये हमारे पास 2 शेल कंप्लीट हो गए, तो कितने ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखिए 6, 2, 8 और 2, 10 हो गए, बाकी हमारे पास कितने रह गए, 8, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास 8 तो नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास अब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, 1। तो अब वो तीसरे शेल में जाएगा, और तीसरे शेल का सबसे पहला जो सब शेल है वो क्या, एस है, तो ये तीसरा शेल आ गया, और इसका पहला सब शेल एस है, और इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे। जब भी आपने जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आपने पहले शेल को देखना है, उसमें सब शेल फिल करने हैं। अगर पहला सब शेल है तो फिर एस में डालेंगे, इसी फार्मूले से। दूसरा शेल आ गया तो फिर उसमें पहले एस आएगा, फिर पी आएगा, एस में 2 डालेंगे, पी में 6 डालेंगे। अगर पूरे हैं तो 6 डालें, कम में डालेंगे, अगर ज़्यादा हैं तो फिर अगले सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास है वो ये सब शेल में जो है हम इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे कि सब शेल, एक शेल के अंदर पहले जितने शेल हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे शेल के अंदर जितने सब शेल हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरे के अंदर, इस तरीके से जो है ना वो हम आगे चलेंगे, ठीक हो गया। तो अब जो है इसके बाद हमारे पास है वो तीसरा क्वांटम नंबर है, तो अब उसको हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीसरा क्वांटम नंबर है, इसको एम से शो करते हैं, या स्मॉल एम और साथ सबस्क्रिप्ट में जो है वो ml। तो ये लैंडी ने पेश किया, लैंडी, इट शोज़ द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल जो है उनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, उनकी डायरेक्शन कितनी है ऑर्बिटल्स की, उसको हम यहाँ से शो करेंगे। फार्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इज, और ये फार्मूला है इसका कि अगर आपको एल का पता है, यानी आपको सब शेल का पता है, तो आप उसकी और जो ओरिएंटेशन है उसको हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और वो भी ओरिएंटेशन 0 से लेके उसकी प्लस माइनस वैल्यू उस सब शेल की तक होंगी। मतलब उसमें जो है 0 तो इंक्लूड हो गई ना ये एस सब शेल, बाकी जो है हमारे पास वो सब शेल की जो वैल्यू आएगी वो इसकी ओरिएंटेशन होगी, यानी उतनी डायरेक्शन में इसको हम ओरिएंटेट कर सकते हैं, ओरिएंटेट या इसकी डायरेक्शन बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास जो है ये जो है पहला शेल है, यानी अगर मैं कहता हूँ मेरे पास स्मॉल है, यानी पहला जो हमारे पास है वो सब शेल है वो क्या है, 1 है, तो इसमें कितनी ओरिएंटेशन होगी, इसको फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 यहाँ पर, और वैल्यू क्या आएगी 0 2 ±1, यानी 3 इसमें ओरिएंटेशन बनेगी। एक तो हमारे पास क्या बनेगी, ये -1, दूसरी 0 और तीसरी +1। तो ये असल में +1 0 जो है ये एक नंबर्स हैं ओरिएंटेशन को शो करने के लिए। यानी जो हमारे पास पहला जो हमारे ये जो दूसरा जो हमारे पास होगा सब शेल होगा 1, ठीक है, उसमें 3 ओरिएंटेशन होगी। और अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास L की वैल्यू 0 है, यानी फर्स्ट हमारे पास सब शेल है, तो उसके अंदर कितनी आएंगी, ये 0 to 0, 0 to 0 जो है हमारे पास तो 0 ही है, यानी उसकी ओरिएंटेशन जो है कोई नहीं, ठीक है ना। ये क्योंकि जो पहला हमारे पास सब शेल S है वो डायरेक्शन लेस है, उसकी ओरिएंटेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारे पास दूसरा जो शेल होगा, सब शेल होगा, इसकी जो है 3 ओरिएंटेशन है, इसको बना के देखते हैं। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, P होता है। ये दूसरा जो हमारे पास सब शेल होता है ये कौन सा होता है, P होता है।
तो इसकी 3 ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। और 3 ओरिएंटेशन जो है उसको हम कैसे शो करेंगे, अच्छा तो वो भी हम सीखते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो हमारे पास पहला जो सब शेल है एस है यानी 0 है, तो इसको ओरिएंटेशन जो है ना इसको शो करने के लिए हम डब्बे यूज़ करते हैं, तो इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो है हम एक ही सेल से शो करेंगे, यानी एक ही डब्बे से शो करेंगे, ठीक है। तो अब जो P है इसकी 3 ओरिएंटेशन है, तो इसलिए हम इसके 3 जो हैं वो ओरिएंटेशन बनाएंगे इसके, यानी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास ये पहला और ये दूसरा। तो अब जो -1 के लिए जो है m की वैल्यू यहाँ पर जो -1 आई है वो पहला हमारे पास जो है वो ये जो डब्बा है कंसीडर होगा, ये हमारे पास 0 होगी, यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी +1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो लिहाजा हमारे पास इन तीनों में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप फिल करेंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। तो अब चूँकि इसकी 3 डायरेक्शन है, तो एक्सेस डायरेक्शंस के लिए हम एक्सेस शो करते हैं। तो लिहाजा ये जो पहला हमारे पास P है, ये वाला जो है इसको हम शो करेंगे कि ये हमारे पास जो है ये PX है, यानी ये जो हमारे पास पहली ओरिएंटेशन है P की, ये X की जो है वो लाइन में है, X एक्सेस की डायरेक्शन में है। और जो दूसरी हमारे पास है ये P Y की डायरेक्शन में, यानी ये वाला जो P है ये Y की डायरेक्शन में, और ये वाला जो P है ये Z की डायरेक्शन में है, इसको P Z कहते हैं। तो जब हम इसको शो करते हैं तो हमारे पास जब एक्सेस बनते हैं तो आपको पता है ये X एक्सेस है और ये हमारे पास Y एक्सेस होता है, तो जो हमारे पास PX ऑर्बिटल है वो इधर होगा, यानी ये PX की डायरेक्शन ये होगी, ये इसकी ओरिएंटेशन। और PY जो हमारे पास होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो PZ है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये PZ, ये इनके ओरिएंटेशन, कि एक X की डायरेक्शन में, दूसरा Y की डायरेक्शन में और तीसरा Z की डायरेक्शन। बाकी इसकी शेप्स के बारे में जो अगला लेक्चर होगा कि इनकी शेप्स कैसी होगी, उनको एक्सेस के ऊपर हम ड्रा करेंगे। अभी सिर्फ मैंने इनकी जो है वो ओरिएंटेशन बनाई। तो इसकी 3 ओरिएंटेशन है P की, PX, PY और PZ। और P जो होता है ये कौन से शेल में आता है, दूसरे में आता है, तो इसलिए हमेशा याद रखना है। तो इसके साथ 2 आएगा, तो फिर यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, यानी 2PX 2PY। तो अगर इसको मैं ज़रा से सेपरेट करके लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2PX, और इसमें जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जिस तरीके से 2PY जो है इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास 2PZ है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें ये इसकी ना इस तरीके से, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास अगला जो है सब शेल लेते हैं उसको देखते हैं। आपने इसको शेल नहीं कंसिडर करना, ये सब शेल के अंदर जो है ना ओरिएंटेशन हो रही है, शेल के अंदर है, तो शेल के अंदर ही सारा कुछ, लेकिन जो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सब शेल के अंदर, कि सब शेल जो है उसके अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशन हो रही है, उसकी ओरिएंटेशन हो रही है। तो जब इनकी ओरिएंटेशन हो रही है तो इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कौन सी जगह होती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्ट करने की जो है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम 95% होती है, 100% नहीं होती, 95% होती है। उस स्पेस को जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 95% होती है उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब ये भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 95% हो सकती है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यानी कि जब हम इसका जो है शेल ड्रा करेंगे, फर्स्ट शेल है, ये दूसरा शेल इसमें होगा ना, ये तुम्हारे पास जो है ये 2PX इसमें होगा, ठीक है। तो ये 2PX जो है ये X डायरेक्शन में होगा, और जो मेरे पास 2PY होगा, ठीक है, वो इस तरीके से होगा, Y डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हो सकती है, या फिर हमारे पास जो है ऐसे जो है ये 2PZ, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो 95% होगी, 100% नहीं है, 95% होगी इन ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। तो ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इनके अंदर ही पाया जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस पोजीशन पर इसमें होगा, इसी स्पेस के अंदर ही। अब अगर मैं तीसरे शेल की बात करता हूँ, तीसरे सब शेल की, यानी इफ़ L इज इक्वल टू मेरे पास 3 है, ठीक है, तो इसकी ज़रा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला यूज़ करते हैं। M3 क्या वैल्यू है कि 0 2 ± 3, ठीक है ना, नहीं सॉरी L इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास है ना दूसरा शब्द, वो मैंने ये जो है वो पहला शेल लिया था, पहला सब शेल लिया था, ये जो है हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास पहला सब शेल था, ठीक है जी। उसके बाद जो है फिर मैंने अब ये जो ले रहा हूँ ये मेरे पास तीसरा सब शेल है, ठीक है ना, उसके अंदर आएगा दूसरा सब शेल। यानी पहले शेल के अंदर जो है हमारे पास 0 होता है, और दूसरे शेल के अंदर ये 2 हमारे पास सब शेल होते हैं 0 1, और तीसरे शेल के अंदर हमारे पास फिर आगे 0 1 के बाद ये आता है, ठीक है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो यहाँ फिर क्या होगा, 2 होगा, तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 0 to 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी, इसका मतलब है 0 और +-2 के दरमियान सारी वैल्यूज, -2 -1 0 +1 और +2,
ठीक है। ये देखें अब इसमें कितने हमारे पास ओरिएंटेशन बनी है, 5 बनी है। तो ये हमारे पास कौन सा शेल है, L इक्वल टू डी शेल है। तो डी जो हमारे पास होगा इसकी 5 ओरिएंटेशन बननी है, यानी 5 इसके अंदर जो हमारे पास हैं वो ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। अब देखें जो 0 है वो तो दरमियान में आ गया, -1 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, +1 ये है और +2 ये है। तो इसकी 5 हमारे पास ओरिएंटेशन है, यानी 5 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये हमारे पास जो है dxy है, ये हमारे पास dyz है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है ये dxz और ये हमारे पास जो होता है dx² - y² और ये हमारे पास dz² होता है। तो ये जो ओरिएंटेशन मैंने लिखे हैं, नाम लिखे हैं, इसका कोई तरह इशू नहीं, आप इसको सिंपली ऐसे लिख लें dxy dz, इसको dxy dx² - इन मतलब इनको चेंज कर सकते हैं, तो इसका इशू नहीं है। असल में ओरिएंटेशन की बात आपने बतानी थी। तो ये 5 हमारे पास ओरिएंटेशन है, ठीक है ना, टोटल 5 हमारे पास ओरिएंटेशन है। और इसमें भी फिर आपको पता है हर जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ये आपने याद रखना है, कोई भी ऑर्बिटल है, चाहे पी का है चाहे डी का है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। हाँ, इसमें कम है तो फिर वो कम करते जाएंगे, अगर ज़्यादा है तो फिर उससे अगले ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो उसकी 5 ओरिएंटेशन। इसी तरीके से जो एफ़ है हमारे पास, उसकी आगे जो है इससे भी ज़्यादा ओरिएंटेशन बनेगी, ठीक है ना। तो वो 4th शेल में जाएगा तो फिर उसकी ओरिएंटेशन जो है वो आगे 7 हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये जो सब शेल है ये क्या कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या कर रहा है कि वो जो सब शेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हैं वो बता रहा है, यानी उनकी ओरिएंटेशन बता रहा है। वो जितनी ओरिएंटेशन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, किस में भी हो सकती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है फाइंड वो किस ऑर्बिटल में ज़्यादा होगा, 95% प्रोबेबिलिटी किसी भी ये जो हमारे पास ओरिएंटेशन है या ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें हो सकती हैं, ठीक है जी। तो अब इसके बाद जो हमारा है वो आगे जो है वो नेक्स्ट क्वांटम नंबर। अब आपने बस ये याद रखना है कि देखिए L = 2 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास किस में होगा, n = 1 में हमारे पास एक सब शेल था, वो था 0, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया दिया, ठीक है। और n = 2 में 1 जो 2 है उसमें हमारे पास 2 सब शेल थे, 0 और 1। और जो हमारे पास n = 3 था उसमें हमारे पास आगे क्या थे, 3 सब शेल थे, 0 1 और 2, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो हमारे पास सब शेल जितने भी कोई भी सब शेल आप लेंगे तो उसकी ओरिएंटेशन है। अब L = 2 का मतलब क्या है कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसके अंदर कितनी ओरिएंटेशन होगी, तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है जी। तो ये 5 ओरिएंटेशन है। अगर मैं L = 3 लूँ तो उसके अंदर फिर 7 ओरिएंटेशन। अब इससे अगला जो है हम वो क्वांटम नंबर जो है उसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, इसको MS से डिनोट करते हैं। और ये जस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसको शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये श्रोडिंगर जो है वो क्वांटम नंबर नहीं है, बल्कि ये बाद में ऐड किया गया और स्पिन के लिए जस्ट है। तो ये क्या है, इट वॉज गिवन बाई द गोल्डस्मिथ एंड द ओलेनबर्ग। इट इज़ रिटन बाई MSRS। इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्पिन जो है उसको बताने शो करने के लिए होता है। और स्पिन क्या होती है, या तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसकी स्पिन -1/2 e होती है, ये इलेक्ट्रॉन, और उसको ऊपर से हम शो करते हैं। और जो हमारे पास जो है वो जो है इस तरीके से नीचे से शो करते हैं। ये जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर जो है ना मैं एक वो वर्ड जो है वो लिख के हूँ, उसको ज़रा सही कर लें। तो ये देखें हम इसकी जो स्पिन है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम ऊपर की तरफ शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसकी स्पिन जो होती है उसको +1/2 से शो करते हैं और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। और अगर ये क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसकी स्पिन नेगेटिव होती है, -1/2 होती है, तो ये नीचे की तरफ। ये तो एक नोटेशन है, मतलब आप अगर एक के लिए +1/2 यूज़ करते हैं तो दूसरे के लिए माइनस यूज़ करना। ये नहीं कि मतलब लाजमी है कि आपने क्लॉकवाइज के लिए माइनस इस्तेमाल करना है, इसके प्लस यूज़ करना है तो दूसरे के लिए माइनस कर लें, ठीक है। जैसे ये मेरे पास है, तो ये स्पिन जो है ना, अब इससे इट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये है कि देखें जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो जो उसका जो इलेक्ट्रॉन का ऊपर वाला पार्ट होता है उस एटम का वो नॉर्थ पोल बन जाता है और नीचे वाला साउथ पोल बन जाता है। तो जब नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाती हैं, तो वो पूरा एटम जो मैग्नेट बन जाता है। अगर वो क्लॉकवाइज मूव करता है तो ऊपर वाला हिस्सा साउथ पोल और नीचे वाला जो है नॉर्थ पोल बन जाता है, तो वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट इस तरीके से जो एटम होता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्पिन की वजह से होती हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन उसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो एटम के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो है क्वांटम नंबर जो थे इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो आई होप कि आपको इसका कुछ कंसेप्ट मिला होगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी कमेंट करें।
अगर इसके अंदर कोई इशू है, कोई जो है कुछ क्लियर नहीं हुआ तो मुझे दोबारा उसको कमेंट करें। और को अगर आर्टिकल है तो उसको भी जो है मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, उसके लिए मुझे कमेंट लाजमी करें। तो ये हमारे जो है क्वांटम नंबर, एंड के ऊपर छोटा सा मैं इसका स्केच दूंगा सारे क्वांटम नंबर्स की टेबल्स का, ताकि उसको आप राइट डाउन कर लें और उसकी दफ़ा अंडरस्टैंड भी कर लें। तो आइए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक जो है इस पूरे आर्टिकल की समरी है कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने लिखा है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। तो पहला जो हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के शेल, तो उसके अंदर कितने सब शेल होंगे 0, और उसके अंदर फिर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के होंगे वो भी हमारे पास 0 हैं। तो और जो उनकी जो है इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर स्पिन उसकी मैंने लिखी। अच्छा, इस तरीके से दूसरा शेल के देखते हैं तो इसके जो सब शेल हैं वो 2 हैं, 0 और 1। तो इनके अंदर जो सब शेल हैं वो हमारे पास 3 बनेंगे, -1, 0 to +1। ये फार्मूला मैंने आपको बताया, उस फार्मूले के हम वैल्यूज पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तीसरा शेल है M, इसके अंदर सब शेल कितने 0, 1 और 2। तो इसके अंदर 5 जो हमारे पास ओरिएंटेशन बनेंगी। इसके अंदर 3 ओरिएंटेशन, 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। इसके आगे हमारे पास है ये जो है वो चौथा शेल N शेल, इसके अंदर 4 जो सब शेल होते हैं, और इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं वो हमारे पास 7 है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो 7 ओरिएंटेशन बनेगी, और स्पिन जो है वो सबकी या तो +1 और +½ होती है या फिर -½ होती है। तो चलें, ये जो है मैंने एक छोटा सा जो है वो इसका समरी दे दी क्वांटम नंबर्स की, इसको भी देखिए, नोट करें और इसकी 1, 2, 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, फिर आपको ये क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई वीडियो।